तो हम बात कर रहे थे यहां पर डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें सोक्रेटिस की हमने बात की। सुकरात अपने समय के महान दार्शनिक रहे। कुछ व्यक्ति तो ये मानते हैं कि सुकरात जो हैं संत थे, यानी बड़े सेंट थे। आप सोच सकते हैं जैसे भारत में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन रहे, चाइना में आप कन्फ्यूशियस, लाओ त्से की बात करते हैं, उसी तरह से यूनान में सुकरात का, प्लेटो का, अरिस्टोटल का नाम लिया जाता है। लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि वो तो राजनीतिक विचारधारा से जुड़ने वाले व्यक्ति रहे, कौन, प्लेटो या अरस्तु। लेकिन सुकरात जो है वो एक संत व्यक्ति की तरह पेश आते थे। अच्छा, सुकरात इतने ज्ञानी व्यक्ति थे अपने समय के कि ऐसा माना जाता है कि सभी विषयों की नॉलेज उस व्यक्ति ने एकत्रित कर ली थी। और उनका मेथड बड़ा सिंपल था। उनका मेथड ये था, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति से उनको ज्ञान लेना है तो वो चौक पे खड़े हो जाते थे। पिता छोटे से कारोबारी थे, उनके ज्यादा पैसा था नहीं उनके पास। अच्छा, उस कारोबार से जो भी पैसा, क्योंकि सुकरात को बचपन में उस कारोबार में लगा लिया, तो जो भी पैसा आता था सुकरात उसको जेब में डालते और चौराहे पे खड़े हो जाते थे। जैसे गोलगप्पे वाले, यहां पर आपने भीड़ देखी होगी, उस समय भी रहे होंगे चौक। अच्छा, वहां खड़े होते और वहां जो भी उसको विद्वान व्यक्ति मिलता था उसको वो अपने साथ ले जाते। कहां? शराब खाने में, मैं खाने में। वहां पे उसको मन भर के शराब पिलाते, जोई की शराब होती थी, और उससे अपने क्वेश्चन पूछते थे। जो भी जिज्ञासा उसके मन में थी, चाहे वो किसी भी विषय के प्रति, जैसे मान लीजिए उसको मिला कोई वकील, कानून का जानकार जज, उससे पूछना शुरू कर देंगे वो सारे जितने भी नियम, कायदे, कानून उस देश के हैं, और जब तक पूछते रहेंगे जब तक कि उसकी जिज्ञासा शांत ना हो। यहीं से हमारा एक मेथड निकला, क्वेश्चन आंसर मेथड। ये आज का नहीं है, डायलेक्टिकल मेथड की जब आप बात करते हैं, बड़ी प्राचीन इसकी रूट्स हैं। हमारे वैदिक पीरियड की जब आप बात करते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा कि एक बच्चा अपने गुरु के पास आश्रम में बैठता था और वहां पर वो उससे क्वेश्चन पूछता था, वो उसके आंसर करता था, और इसी से बच्चे का ज्ञान विकसित होता था। तो वो उससे शराब पिलाते, क्वेश्चन पूछते। जब उसको लगता कि अब ये किसी काम का नहीं, फिर दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेते कि आजा भाई, ये मान लो इंजीनियर है, उससे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, कोई डॉक्टर मिला, उससे पूछने शुरू कर दिए, और ऐसे सारे पैसे उड़ा देता था सुकरात, सारे। जब घर आता तो इसकी वाइफ गुस्सा होती, क्योंकि उस समय के जितने भी व्यक्ति थे काम तो वो भी करते थे, अपने घर जो है अच्छे अच्छे खाने के लिए फ्रूट्स लेके जाते होंगे, सब्जियां, लेकिन ये खाली हाथ पहुंच जाता। वाइफ बड़ा गुस्सा होती। अक्सर जब पति खाली हाथ घर पहुंचता है तो पत्नियां गुस्सा हो ही जाती। अब वो गुस्सा होती तो सुकरात उस समय कहते थे उनको कि तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम सुकरात की वाइफ हो। ये क्या कम है? आज आप सोचिए, उनकी वाइफ का नाम क्या है नहीं पता, लेकिन जानते हैं कि सुकरात कोई व्यक्ति थे, कि तुम्हारे लिए बस इतना काफी है कि तुम मेरी पत्नी हो। हालांकि हम जब सुक्रेटियस को पढ़ेंगे तो काफी इस पे बात करेंगे हम कि सुकरात क्यों महान रहे इतने, क्योंकि सुकरात का सिंपल फिलॉसफी ये थी। अगर आप उसके दर्शन को पढ़ते हैं तो वो कहते थे कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका सम्मान करे, बाकी का सम्मान ना करे। सुकरात ने बोल दिया किसको? अपने स्टूडेंट्स को, अपने डिसिपल को। ऐसे क्लास चल रही थी, उपदेश देते थे, और वहां पर बोल दिया कि भाई ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान करें, अज्ञानी व्यक्ति का क्या सम्मान। लेकिन आज विचारधारा बदल चुकी है। अज्ञानी व्यक्ति अगर बड़े पद पे बैठा है तो झुकना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे या नहीं? क्योंकि आपको खतरा हो जाएगा वरना। अब सुकरात की बात सुनी, उसके स्टूडेंट कुछ मानने वाले भी थे, प्लेटो भी उनमें से थे। हालांकि प्लेटो जो है वो बड़े संपन्न परिवार से आते थे। अब ये बात कही, उसके स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा उसकी व्याख्या उन्होंने भी नेगेटिव कर ली, मैं ये कहूंगा। अब वो क्या करते कि पहले व्यक्तियों से जब मिलते तो उनके ज्ञान की परीक्षा लेते वो, कि हम जान तो लें आपसे नमस्ते, नमस्कार, अभिवादन करने से पहले कि आप इसके योग्य भी हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो मैं आपको प्रणाम कर दूं, नमस्ते कर दूं, और बाद में पता चले आप इस योग्य ही नहीं थे। तो वो क्या करते? उनसे क्वेश्चन पूछते। अब क्वेश्चन पूछते तो वहां पर व्यक्तियों को बड़ी बेचैनी होती, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर देना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। आज, सिर्फ आज प्रसाद पर्यंत लोग बड़े पदों पर नहीं बैठते, उस समय भी बैठते थे। तो उनको क्या हुआ, उस राज्य का जो चीफ जस्टिस था, बड़ा जज था, एक दिन वो मार्केट में मिला, किनको? उनके स्टूडेंट्स को, और उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए।
कि भाई आप मृत्युदंड जो है किन परिस्थितियों में देते हैं। तो उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर दे। तो उसने कहा कि मान लीजिए एक सैनिक किसी की हत्या कर दे, फिर उसको भी आप मृत्युदंड देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, अगर मान लीजिए शांति काल में, पीस टाइम में, अगर कोई व्यक्ति दूसरे की हत्या करता है तो हम उसको मृत्युदंड देंगे। तो उसने कहा कि मान लीजिए बिल्कुल शांति काल चल रहा है, लेकिन किसी डॉक्टर द्वारा गलत दवाई दी जाए, उसको मृत्युदंड देंगे आप? और ऐसे अनेक क्वेश्चन पूछते गए। तो उसने पूछा तुम्हें ये सिखाता कौन है? तो उसने कहा जी हमारे गुरु हैं। कौन? सुकरात। उसने जाके राजा से कंप्लेंट कर दी कि एक आदमी है सुकरात, और बड़ा जो है लोगों को बिगाड़ता फिरता है, वो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे से पूछ डाले, फिर क्या करे? जेल में डालो सुकरात को। प्रत्येक व्यक्ति जो इस तरह का होता है उनको जेलों में दिया जाता है। सुकरात को जेल में डाल दिया। अब सुकरात को जेल में डाला तो हुआ ये कि भाई निर्णय सुनाओ क्या किया जाए इस व्यक्ति का, क्योंकि इसका जीना ठीक नहीं है समाज के लिए, क्योंकि ये तो लोगों को बिल्कुल जो है जागृत कर देगा, और ऐसे व्यक्ति तो हमें निगल जाएंगे। आप सोचिए, अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति आज बोलता है, कुछ कहता है, तो उसको तुरंत जो है अंदर कर दिया जाता है। तो जी हुआ ये कि चीफ जस्टिस उसने फैसला देना शुरू किया कि भाई दो तीन ऐसे रास्ते हैं जिसके द्वारा इसकी मृत्यु की जा सकती है। एक तो यह है इसको फांसी दे दी जाए, दूसरा यह है कि इसको किसी हथियार द्वारा, तलवार है या भाला या कोई भी है, उसके द्वारा मार दिया जाए, तीसरा हेमलॉक यानी जहर का प्याला दे दिया जाए। अब सुकरात थे, उसने कहा कि एक चौथा रास्ता भी है, ना पता हो तो उसने कहा कि चौथा कौन सा है? उसने कहा कि मुझे इस जज की कुर्सी पर बैठा दो, क्योंकि ये भ्रष्ट आदमी है, और जब आप मुझे इसकी कुर्सी पर बैठाएंगे तो मेरी आत्मा अपने आप मर जाएगी। जब एक ईमानदार आदमी को, एक अच्छे आदमी को आप किसी भ्रष्ट व्यक्ति की कुर्सी पर बैठा देंगे तो उसकी आत्मा तो मर गई। और ये जो तीन रास्ते इसने बताए, इससे तो मेरा शरीर ही मरने वाला है। अब वो और ज्यादा इससे गुस्सा हुए, इस आदमी को जल्दी से जहर का प्याला दो। निर्णय कर लिया गया कि हेमलॉक जो है इसको दे देंगे। अब बात यह हुई कि जी उसको जहर का प्याला दिए जाने वाला है, और रात्रि का समय है, तो प्लेटो आता है, और प्लेटो इनको कहता है कि जी मैंने यहां के जितने भी बड़े अधिकारी थे या छोटे कर्मचारी थे, सबको खरीद लिया। यानी एक सैनिक से राजा तक रिश्वत पहुंच चुकी है, और आप निकलिए यहां से, ये देश आपके रहने लायक नहीं है। वो अपने गुरु को बचाना चाहते हैं। तब सुकरात ने कहा कि अगर आज मैं यहां से चला गया तो मेरा शरीर तो जीवित रहेगा, लेकिन मेरा विचार मर जाएगा, क्योंकि बाद में भविष्य में लोग यही कहेंगे कि सच की सिर्फ बातें की जा सकती हैं, उस पर अमल नहीं किया जा सकता। मैं इतनी बड़ी बातें करता था सिर्फ, ऐसा कहेंगे लोग। अगर मैं यहां से गया तो मेरा विचार तो मर जाएगा, मेरा शरीर जीवित रहेगा, लेकिन आज मैं यहां पर मरता हूं तो मेरा शरीर मर जाएगा, मेरा विचार जीवित रहेगा। और आज लोग इसीलिए सुकरात को पढ़ते हैं, उसके विचार आज भी जीवित हैं, क्योंकि उसने जो कहा वो कर दिखाया। तो सुकरात बड़े महान विचारक, जिसने कहा कि मनुष्य के अंदर जो अदृश्य संसार है उसको बाहर प्रकट कर देना ही क्या है? शिक्षा है, यही एजुकेशन है। ग्रीक फिलोसफर थे ये, ग्रीक फिलोसफर। और ऐसी अनेकों बात थी जिसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी रही, किसकी? अरिस्टोटल की और किसकी? सुकरात की। लेकिन हमारे यहां पर उल्टा लिया जाता है, वहां पर पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने गुरु, उसने कोई विचार दिया, अगर आप उसमें संशोधन करते हैं तो यह माना जाता है कि उस विचार को आपने पूरा किया। लेकिन यहां पर माना जाता है कि उसकी आलोचना की, उसका अपमान किया, उसकी बात को काट दिया। ऐसी अनेक बातें थी। जैसे प्लेटो तो अरिस्टोटल के गुरु थे। प्लेटो कौन थे? अरस्तु के गुरु। और प्लेटो के गुरु कौन? सुकरात। अच्छा, ये दोनों प्लेटो और सुकरात ये मानते थे कि मध्य मार्ग ठीक है। स्पेशली मैं प्लेटो की बात करूं, वो कहते थे मध्य मार्ग। और मध्य मार्ग कैसा? जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा, अष्टमार्ग की जब आप बात करते हैं
तो उसने कहा कि किसी भी आदमी को इतना जटिल नहीं होना चाहिए, उसको जो है बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए। लेकिन सुकरात और प्लेटो के जो और स्टूडेंट रहे थे वो थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने उनका खंडन किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो मैं देशभक्ति की बात करूं तो क्या ऐसा मैं एक सुबह आज देशभक्त हूं और रात होते होते भाई सुबह रहूंगा रात को नहीं रहूंगा। आप सोचें कि एक दिन मैं राष्ट्रभक्त रहूंगा एक दिन नहीं रहूंगा, बीच का मार्ग तो यही हुआ कि 24 घंटे में से 12 घंटे कुछ हो रहे हैं, 12 घंटे कुछ हो रहे हैं, यही मध्य मार्ग है। आप कुछ बता दीजिए मुझे कि ईमानदार का मध्यम मार्ग क्या होगा, ऑनेस्टी का। इस तरह एक क्वेश्चन देख के लिख दें, एक अपने आप लिख दें। अब दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि जो भी उस समय कोई भी लॉ दिया जाता था, नियम दिया जाता था, व्यक्ति उस पर विचार करते थे कि यह पूर्ण रूप से लागू होता भी है या नहीं। अब मान लीजिए आपको कोई भी इस तरह का कोई भी कार्य सोचिए आप नैतिक, अब नैतिकता का मध्य मार्ग क्या होगा? मुश्किल है ना। तो इसलिए अरिस्टोटल ने खंडन किया कि नहीं, एक्सट्रीमिटी होनी चाहिए। वो उस चीज की चरम, राष्ट्रभक्त है तो राष्ट्रभक्त की चरम सीमा पे हो, वो ईमानदार है तो ईमानदार ही हो, उसका कोई मध्य मार्ग नहीं निकलता। हाँ, कुछ चीजों का निकलता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये तीनों जो हैं हमारे कहां के दार्शनिक हैं? ये यूनान के। अब बात करते हैं इमैनुअल कांट। कांट भी अपने समय के काफी बड़े फिलोसफर रहे। ये मानते हैं एजुकेशन इज द डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ ऑल द परफेक्शन ऑफ विच ही इज कैपेबल। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन क्षमताओं की तरफ ले जाना जो उसमें मौजूद हैं। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता का विकास जिसकी उसमें क्षमता है। यानी जो आप में कैलिबर, जो आप में पोटेंशियल है, मैं उसके पीक तक आपको लेके जाऊं कि हां ये आपका सबसे बेस्ट था। और एक कोच का, एक ट्रेनर का यही काम होता है कि वो आपको आपके बेस्ट तक लेके जाए। और यही क्या है? शिक्षा है। भाई आप सोचिए, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें एक कैरेक्टर आते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य जिसको आप कहते हैं। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में ही देख लिया कि हाँ ये राजा बन सकता है, पहचाना उसको, उसकी पीक तक लेके गया। यही शिक्षा है। यानी शिक्षा का अर्थ है कि उस व्यक्ति को उसके पूर्णता के दर्शन कराना। आगे हम डेफिनेशन देखें, पेस्टोलॉजी। 2-3 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे जोहान हर्बर्ट हैं, पेस्टोलॉजी हैं, फ्रोबेल हैं। इनका काफी जिक्र होगा और काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पेस्टोलॉजी मानते हैं शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का, यानी मनुष्य में बहुत सारी जन्मजात शक्तियां हैं, उन शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। हमारे अंदर बहुत सारे पोटेंशियल हैं, बस उसी का विकास कर देना। और ये डेफिनेशन जितने आप पढ़ रहे हैं लमसम सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा लिखने का। तो एक व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं, आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं, बहुत सारी क्षमताएं आपकी मौजूद हैं, और बहुत सारे ऐसी चीजें मौजूद हैं जो जिसका आभास अभी तक आपने नहीं किया। अभी मैं आपसे बोलता हूं कि कोई 20-30 केजी का वेट उठाइए, आप कहते हैं नहीं जी नहीं उठेगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, कोई 40 केजी की वस्तु आप पे गिर जाती है, उसको तो आप उठा के फेंक देते हैं। वो शक्ति कहां से आई? मैंने कहा कि चलो कि मेरे से चला नहीं जाता, इतने में देखा एक काटने वाला कुत्ता आया, आप तो मेरे से भी तेज भाग रहे हैं। ये लेटेंट पोटेंशियल है, ये कहां से आया? ये है वो शक्तियां जो हमारे में हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी क्या है, जन्मजात शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इस योग्य बनाया कि आप पढ़े लिखे विद्वान बने, नहीं, आप में वो क्षमताएं मौजूद थी। इसलिए कहा जाता है ना, कुछ व्यक्तियों का मानना है कि पत्थर जो होता है उसमें मूर्त, या हम कहें जो एक तस्वीर, एक स्टैचू जो आप देखते हैं वो पहले से मौजूद होती है, सिर्फ फालतू का पत्थर हटाया जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहां पर व्यक्ति में क्या है, जन्मजात शक्तियां, उनका विकास क्या है, शिक्षा। एक फ्रोबेल क्या है? एजुकेशन इज अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनकोडेड, यानी जो उसमें पहले से मौजूद है। तो आपने रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे, एनकोड डिकोड।
तो यहां पर वो कहना चाहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों को हम बाहर निकालते हैं। जैसे आप एक बीज लें, उस बीज को आप इस फर्श पे डाल दें, आप कितने दिन बाद आकर देखेंगे वो पौधा बन गया? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अनाज आपने देखा होगा, आप घर में स्टोर करते हैं, कभी जो है फसल का रूप नहीं लेता वो, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ी देर आप जो है जमीन में डाल दें, उसका नेचर ही चेंज हो जाता है। इसी तरह से आप में भी वो सारी क्षमताएं मौजूद हैं, अगर आपको उस प्रॉपर एनवायरनमेंट में रख दिया जाए। तो यहां पर वो कहते हैं कि बच्चे में सन्निहित यानी पहले से मौजूद हैं। ऐसे ही विवेकानंद की डेफिनेशन है जो आगे आप पढ़ेंगे। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल का यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फ्रोबेल ने एक मेथड दिया जिसको हमने किस नाम से जाना? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन नहीं है, गार्टन। इट मीन्स चिल्ड्रंस गार्डन आप बोल सकते हैं, या आप फ्लावर बेड बोल सकते हैं। तो यहां पर फ्रोबेल ने किंडरगार्टन शब्द का अभिप्राय बच्चों की फुलवारी से लिया है, फ्लावर्स बेड। यानी जैसे आपने बगीचे में देखा होगा ना, बहुत सारे फूल होते हैं, उसी तरह से इसका लिया है, जिसमें बच्चों का वही स्थान है जो फूलों का होता है। अब एक बगीचे में फूलों का स्थान देखिए और माली का देखिए। माली कौन? जो उसको सींचता है, पानी देता है, उसकी रखवाली करता है। तो टीचर भी क्या है? एक फैसिलिटेटर, एक सहायक है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, किंडरगार्टन शब्द किसने दिया? फ्रोबेल ने। फ्रोबेल कहां से? जर्मन से। तो यहां पर हम बात करेंगे फ्रेडरिक फ्रोबेल की, आगे भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखें किंडरगार्टन मेथड प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक फ्रोबेल। और इनको माना जाता है फादर ऑफ प्ले मेथड, खेल विधि के जनक भी इनको माना जाता है। ये मानते थे कि बच्चे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें सब कुछ बनने की क्षमता मौजूद होती है। थ्योरी ऑफ यूनिटी इन्होंने दी। तो हम ये यहां पर कह सकते हैं कि फ्रोबेल ने ये सारा कार्य किया। फ्रोबेल इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्ले मेथड। तो किसके जनक माने जाते हैं? ये खेल विधि। और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, DSSB में PRT में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था, इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन प्रणाली का उद्भवकर्ता माना जाता है? फ्रेडरिक फ्रोबेल। लेकिन अब सोचें कि यहां पर सिर्फ फ्रोबेल का ही काम नहीं है। अगली बार हो सकता है कि क्वेश्चन मारिया मॉन्टेसरी पे आए, हो सकता है पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी नाम अभी सुना होगा आपने, हो सकता है जॉन डीवी के बारे में आई। तो हमें यह पता होना चाहिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। यहां पर हु अमंग दीज एजुकेशनलिस्ट इज क्रेडिट एज द ओरिजिनेटर ऑफ द किंडरगार्टन सिस्टम? द राइट आंसर इज फ्रेडरिक फ्रोबेल। हाँ जी, आगे बात करें। एक क्वेश्चन ये था, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता, यानी यहां भी आंसर क्या होगा आपका? फ्रोबेल हो जाएगा। दो को हमारे, क्योंकि कई शिफ्ट में हुआ था एग्जाम और प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया था कि प्ले मेथड के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रेडरिक फ्रोबेल माने जाते हैं। आगे बात करें विवेकानंद। ये तो भारतीय दार्शनिक हैं, भारतीय आप संत भी बोल सकते हैं इनको, भारतीय विचारक भी बोल सकते हैं। इनका मानना है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑलरेडी रीच्ड इन ए मैन। यानी यहां पर शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। यानी आप में जो चीज मौजूद है उसका प्रदर्शन ही क्या है? शिक्षा। आज आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप कोई व्यवहार कर रहे हैं, मैं पूर्णता में आपके दर्शन कर पा रहा हूं, यही आपकी शिक्षा है। आज आप मेरे से अदब से पेश आ रहे हैं, गुस्से में पेश आ रहे हैं, मैं उस समग्र में आपको देख पा रहा हूं, यही क्या थी? शिक्षा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जी यहां पर ये कुछ डेफिनेशन थी जो आपने पढ़ी। इसमें RN टैगोर साहब की डेफिनेशन और अच्छी। वो ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है किसी व्यक्ति को इतना सक्षम बना दे कि वो उस ज्ञान को अपना बनाते हुए ठीक और गलत या सत्य के मार्ग को खोज सके। अब मैं जो बात कर रहा हूं, इन बातों को आप अपना बना ले, अपना यानी अपने जीवन में लागू भी करें और इसका अर्थ भी समझें और जीवन में सत्य के मार्ग को खोज लें। यही शिक्षा है। टीचर बच्चों को बताता है, बच्चे उनको अपना लेते हैं और जीवन में ठीक गलत या सही मार्ग पर चलते हैं, बस यही शिक्षा है। तो यहां पर उन्होंने कहा शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह सत्य की खोज कर सके और अपना बनाते हुए उसे व्यक्त कर। हाँ जी, समझे? अब जो मैं बोल रहा हूं ये मैंने अपने टीचर से सीखा है, लेकिन मैं उसको अपना बनाते हुए बोल रहा हूं।
तो यहां इस योग्य बना देना व्यक्ति को, वो क्या है? गांधी जी। अब गांधी जी की कई डेफिनेशन है। गांधी जी ये भी कहते थे कि शिक्षा जहां तक हो उसके DSSB में जो पूछा वो आनंददायक होनी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी बात कहेगा? वो कहते थे शिक्षा जहां तक संभव हो आनंददायक होनी चाहिए। लेकिन क्या मजाल, बच्चा थोड़ा भी शोर कर दे क्लास में, थोड़ा सा भी उछल कूद कर दे, हम तो बर्दाश्त नहीं करते ना। हमें स्टूडेंट कैसे चाहिए? आइडियलिस्टिक, बिल्कुल डिसिप्लिन, बैठे आराम से, बात सुने हमारी, चाहे वाहियात बात क्यों ना हो, सुने बस। तो हमें यह ध्यान रखना है कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड, यानी यहां पर गांधी जी ऑल राउंड डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंट मानते हैं। और ऑल राउंड डेवलपमेंट में 3 चीजें जो शामिल की, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा का विकास से अभिप्राय मेरा शिक्षा से अभिप्राय है, ऐसा कौन मानते थे? गांधी जी। यानी एक व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा का विकास कर देना ही क्या है? शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। तो ये हमें ध्यान में रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी एजुकेशन की? इट इज ए सोशल प्रोसेस। सोशल क्यों कहा मैंने? क्योंकि एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सीखते हैं एक दूसरे से। ये शिक्षा ऐसा नहीं है कि भाई इसमें एक तरफा काम होता है, नहीं। ये तो एक, हम कहेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम है, ये 2 वे सिस्टम है। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं, आप भी मेरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप सोचे स्कूल नहीं थे तब क्या आदमी जीवित नहीं थे? तब क्या उसमें ज्ञान नहीं था? उस समय भी था। आगे एजुकेशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, यानी निरंतर चलने वाली है, सामाजिक प्रक्रिया है और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हमें विकास की ओर लेकर जाती है। होता है या नहीं विकास इससे? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक यानी गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है, इसमें नए नए बदलाव आते हैं, नए नए चेंज आते हैं। आप सोचिए अगर हमारी शिक्षा वैसी ही होती जैसे आदम के जमाने में हुई होगी, जैसे वैदिक काल में हुई होगी, अब वैसी है? अब काफी चेंज आ चुके हैं, काफी बदल चुके हैं। अब सोचिए 4 साल पहले तक पढ़ाने का सिस्टम कुछ और था, आज सिस्टम कुछ और है। टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब तक पढ़ाने का दौर देखिए और अब देखिए। और आज कुछ मित्रों से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि लगता है कि और 5-10 साल में स्कूल समाप्ति हो जाए कभी, क्योंकि जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लगता नहीं है टीचर की जरूरत है ज्यादा। आपको लगता है? सोचिए, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन। हाँ, साइड इफेक्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रत्येक चीज अपने साथ जो है कुछ ना कुछ अच्छाइयां, कुछ ना कुछ बुराइयां लेकर आती है। लेकिन इतना ज्यादा अटैचमेंट हो चुका है, स्क्रीन के इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि वो नहीं छोड़ना चाहते। दिन भर में आप सोचिए कितनी बार मोबाइल चेक कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, डायनेमिक एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील यानी नए बदलावों को स्वीकार करती है। आगे एजुकेशन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का एक कार्य यानी फंक्शन को भी प्ले करती है। तो ये सारी जो यहां पर बातें की हमने, ये किसकी हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एजुकेशन की। एजुकेशन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का भी, निर्देशन का भी काम करती है। और एजुकेशन इज द डिमांड ऑफ मॉडर्न एज, यानी ये आधुनिक समय की। पहले आप देखेंगे व्यक्ति शिक्षित है या नहीं है, काम चल जाता था, सब कुछ होता था पहले। आज से 40-50 साल पहले जाइए आप, तब तक भी हो जाता था। लेकिन आज के समय में कितने व्यक्ति हैं जो इस बात के लिए विलिंग है कि सर कर दो शादी, अनपढ़ है बेशक चल जाएगी, बशर्ते अंबानी की लड़की ना हो, उससे तो कर लेंगे बात की। लेकिन आप सोचें आज के समय में डिमांड है या नहीं? आज एक पढ़े लिखे व्यक्ति को समाज में काफी प्रतिष्ठित स्थान मिलता है। एक समय ऐसा भी रहा होगा जिसमें बलशाली व्यक्ति को मिला हो। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है आपको? हमारे जो मॉडर्न एज, जो अभी वर्तमान समय है, उसकी डिमांड है शिक्षा। आज प्रत्येक माता पिता बच्चे को शिक्षित करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, इस योग्य बनाना चाहता है कि वो समाज में क्या करे, एडजस्ट कर ले। एजुकेशन एज ए बाइपोलर प्रोसेस, यानी हमारी जो शिक्षा है द्विध्रुवीय है, ऐसा भी मानते हैं कुछ दार्शनिक विचारक, और कुछ ये मानते हैं एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिकोणीय या त्रिध्रुवीय। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, हमारी एजुकेशन को कुछ ने माना कि इसमें 2 पोल होते हैं,
दो सिरे वाली है, और कुछ ने ये माना कि नहीं, ये त्रिमुखी यानी इसमें 3 सिरे हैं। अब अगर इसकी बात की जाए तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैं कल के लिए दे रहा हूं, इसको आप करके लाइएगा। ये क्वेश्चन है हमारा जो पूछा गया है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी, उत्पादन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सामाजिक और राष्ट्रीय अखंडता प्राप्त करना है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है, या ये सभी। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। गोल ऑफ एजुकेशन, तो गोल ऑफ एजुकेशन में क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इट मींस इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। आप सोचिए, एक शिक्षित समाज ज्यादा प्रोडक्शन करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जितना ज्यादा शिक्षित, आप सोचिए अमेरिका में इतना डेवलपमेंट क्यों हुआ, हमारे यहां क्यों नहीं हुआ? शिक्षा ज्यादा है, वहां के लोग शिक्षा के पीछे लगे हुए हैं। आगे हम बात करें, अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रिटी। आज शायद पढ़ा लिखा व्यक्ति जो जात पात के मसले हैं, धर्म के मसले, इसमें ना पढ़ता हो, वो यूनिटी की तरफ बढ़ना चाहता हो। अक्सर हम कुछ चीजें ही गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। सेकुलर का मीनिंग ही हमने गलत ले लिया। सेकुलर का हम मीनिंग मानते हैं जो सभी धर्मों को स्वीकार करता है, ऐसा मानते हैं ना, ऐसा ही मानते हैं। पढ़ेंगे, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसा ही है। लेकिन जो लिटरल मीनिंग इसका लिया गया था, उस समय उनको सेकुलर कहा गया था जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते थे। एक वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल टेम्परामेंट रखते हैं, एक वो व्यक्ति जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते थे वो इन चीजों में पढ़ते ही नहीं थे, भगवान वाली बातों में नहीं पढ़ते थे, तो उनके लिए सब बराबर है। लेकिन अब हम ये मानते हैं कि जो सभी धर्मों को स्वीकार करे वो सेकुलर है। हाँ, अभी मैंने कहा ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट आप रखेंगे। आप जब कैथोलिक के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, उस समय ये विचारधारा आपको पढ़ने को मिलेगी हिस्ट्री में। तो अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं तो आपके लिए सब रिलीजन क्या हो जाएंगे, सब बराबर। कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कौन से मोक्ष मिलना है, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। वो किस में बिलीव करते हैं? यथार्थ में, रियलिस्टिक सिचुएशंस में। तो ये ध्यान रखना है, इंक्रीज प्रोडक्शन, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रिटी। और यही आज जो हमारा एनईपी है उसमें से एक क्वेश्चन बन के आता है कि हम एक वैश्विक पहचान बनाना चाहते हैं। मेरी पहचान भारतीय नहीं होनी चाहिए, वैश्विक पहचान हो, ग्लोबल आइडेंटिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। टू एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यहां पर जो राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे हम इसमें बात करें जो हमारा लेक्चर 2, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी हमारे शिक्षा के प्रकार क्या होंगे, हमारी जो एजुकेशन है उसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं। तो मुख्यतः हमारी 3 यहां पर टाइप आप देख सकते हैं। एजुकेशन की जो 3 हमारी टाइप हैं, कौन कौन सी हैं? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। और ये तीनों ही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हमारी शिक्षा 3 तरीके से अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने इसको जाना है, पहले प्राचीन समय भी होती रही होगी। औपचारिक शिक्षा जो आप स्कूल कॉलेज में लेकर आए, वही लेके आए ना। अब आप सोचिए, स्कूल कॉलेज में जो आपने शिक्षा ली उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी। जैसे वहां पर एक इंस्टीट्यूशन आपको नजर आया होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी आपको नजर आई होगी। वो स्कूल की फॉर्म में हो सकती है, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फॉर्म में। वहां पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसमें एंट्री और एग्जिट का फिक्स समय होता था। वहां पर करिकुलम पहले से डिसाइड होता था, वहां की मेथोडोलॉजी पहले से पता होती थी। वहां पर कौन कौन सी क्रियाएं आपकी होने वाली हैं, सबके बारे में पहले प्रीप्लान्ड होते हैं। आप सचेत होते हैं। यहां पर जितने बच्चे आप यहां पर आए हैं वो सभी जानते हैं कि हम क्यों आए हैं यहां। इतना तो पता होगा ना क्यों आए हैं। लेकिन आप सोचो, आप यहां पर जो पढ़ने आए थे वो सोच समझ कर आए थे, लेकिन जब आप मार्केट से जा रहे हैं
वहां पर कोई चीज देखने को मिल जाती है। ये तो आपने मन में भी नहीं सोचा था, ऐसा भी सीख जाएंगे हम। समझे या नहीं समझे? तो यहां पर फॉर्मल एजुकेशन एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी द्वारा, इसके ठीक विपरीत कर दें जिसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ना हो, जिसके एंट्री और एग्जिट का फिक्स समय ना हो, जिसकी कोई मेथड, कोई करिकुलम ना हो। अच्छा, घर पे कौन सा मेथड यूज करते हैं आप? जो मर्जी आ जाए। अच्छा, आप जैसे मैम घड़ी देख रही थी, लेकिन यहां पर जब तक क्लास ऑफ ना हो नहीं जा सकते, लेकिन घर पे किसी की बात पसंद नहीं आई तो उठ के चल देते आप कि मुझे नहीं सुननी है बात। लेकिन परीक्षा में ऐसे नहीं जा सकते आप। DSSB के एग्जाम में बैठे हैं, आप उठ के दिखा दे, वो नहीं आने देंगे बाहर। तो वो तो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हुई, ये हमारी क्या है? नॉन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। अच्छा, जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है उसमें तो एग्जाम देना पड़ता है आपको। घर पे जो बात चलती है उसकी कोई परीक्षा होती है कि बेटा कल हमने बातचीत की थी, लाओ लिखो क्या बात हुई थी, कैसे हुई थी। यहां पर तो आपको वही लिखना पड़ेगा जो बुक में था, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। जैसे दोस्तों के बीच में जो बात होती है, परिवार में, सिनेमा हॉल में, मार्केट में, कोई परीक्षा नहीं है ना उसकी, और कोई समय नहीं है उसका। अभी मान लीजिए सपोज करें आप यहां पर शाम 8 बजे आकर कहें सर करो क्लास शुरू, वो कहेंगे नहीं बंद हो चुका है। अब कॉलेज में 8 बजे एंट्री आपकी, 9 बजे एंट्री होती थी, 2-2:30 बजे फ्री कर देते थे। कोई जाके कहे 2:30 बजे अब करो, मनमर्जी नहीं चलती ना, फिक्स टाइम है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे अनौपचारिक में कोई समय नहीं है। जब आपकी आंख खुले तब उठ के बाहर चल दे, 2-4 तो मिल ही जाएंगे बात करने वाले, चल ये नहीं मिला तो वो सही, क्योंकि कोई एग्जाम तो देना नहीं यहां पर। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है इन दोनों के बीच की एक और यहां पर शिक्षा है जिसको हम निरौपचारिक मानते हैं, जिसमें कुछ मेथड यहां के मिलेंगे और कुछ यहां के। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन में उसमें जाने की छूट मिल जाती है, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। अभी मान लो आप जाके कहें कि मुझे सर 10th में एडमिशन लेना है स्कूल में, शायद वो परहेज करें कि नहीं 12th में एडमिशन लेना नहीं, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है वो सुविधा। वहां एग्जाम देने पड़ते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। किस मामले में? आप जाने के मामले में स्वतंत्र हैं, एंट्री एग्जिट के मामले में स्वतंत्र है। इस बार नहीं परीक्षा देना चाहता, अगली बार दे दूंगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे यहां से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूं इसमें, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।